जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 11 ऑफ जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले। वैसे आज से सावन भी जो है वो शुरू हो गया है, शायद आपको पता हो, नॉर्थ इंडिया के अंदर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को। ये करंट अफेयर्स का सेशन है गाइज। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए हमारे पास है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं आपके लिए। ये ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी होती है। साथ ही साथ लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। और हर साल हमारे कोर्सेज जो है वो अपडेट किए जाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। तो लेटेस्ट कोर्स को जो है वो परचेज करिए और अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो शुरू करिए। और इवन अगर आप बताएंगे कि आप हमारे रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को फॉलो करते हैं फोन करके कोर्स खरीदते समय, तो आपको हो सकता है कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी जो है वो मिल जाए। तो ये है आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट किए टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैं आपके कमेंट्स बाद में देखूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो इशू चल रहा है एक दो दिन से। कल भी आपने देखा होगा एकदम से क्लास जो है वो बीच में डिस्टर्ब जो है वो हो गई थी। तो आई विल ट्राई कि फटाफट पहले सेशन को कवर करें। राइट, चलिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का टॉपिक, मातृ मृत्यु दर का टॉपिक। क्या मुझे आप इसकी डेफिनेशन जो है वो नीचे अभी के अभी कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर बता सकते हो फटाफट? और आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये बात है कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसको आपको ध्यान से जो है वो सुनना है और नोट डाउन करना है जो चीज मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? तो एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेशियो, इसकी आप जो है वो डेफिनेशन जो है वो लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स पे लिखकर। मातृ मृत्यु दर, आपको पता है कि भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी में इंप्रूवमेंट कितना हुआ है? जानते हो आप, पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में काफी इंप्रूवमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला है। यानी कि एक मदर बेबी को बर्थ देते समय जिन मदर की जो है वो डेथ हो जाती है उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना? तो आज की रेट में, यानी कि अगर हम पीरियड की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर, ये लिख भी लो आप, 2019 से 2019 से 2021 के पीरियड में एमएमआर जो था वो 93 था। यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ में से 93 मदर्स की जो है वो डेथ होती थी। राइट, और हम लोग को इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है आज की डेट में प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। राइट, जैसे कि 2017-19 में 103 था। राइट, और 2018 से 20 में 97 था, जो घटकर अभी आज की डेट में 93 हो गया 19 से 21 के पीरियड में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और ब्रैकेट में ये सोर्स लिख दीजिएगा कि किसके थ्रू ये पता लग रहा है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू हमें ये चीज जो है वो पता लगी है। तो ये पूरे फैक्ट जो है वो आप नोट डाउन जो है वो कर लीजिए कि 2019 से 21 के बीच में एमएमआर जो है हमारा वो 93 है, कि हर 1 लाख बर्थ में 93 मदर्स की डेथ हो रही है। और इसको और हमें रिड्यूस जो है वो करना है, कम हमें करना है। केरल का जो है वो सबसे लोएस्ट है एमएमआर 20, वो लिखिएगा। और आसाम और मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट है, जो कि आसाम का 160, मध्य प्रदेश का 170। ये दोनों चीज लिखिएगा। 170 मतलब कि 1 लाख बर्थ में 170 मदर्स की डेथ होती है, यानी कि मदर्स बर्थ देते समय जिनकी डेथ हो जाती है, वो ये आंकड़ा है। आपको पता है कि इसका रिलेशन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी एसोसिएटेड है, आप लोग जानते होंगे। राइट, तो ये फैक्ट जो था वो मैंने आपको लिखवा दिया, वो आपको अच्छे से याद रखना है कि 93 पर 1 लाख लाइव बर्थ ये हमारा एमएमआर है। राइट, बस ये अभी लेटेस्ट वाला जो है वो ध्यान में रखो। और पिछले सालों के कंपैरिजन में हमने इंप्रूवमेंट किया, और सबसे अच्छा जो चल रहा है एमएमआर वो किसका चल रहा है? केरल का चल रहा है, जो सबसे लोएस्ट है 20 है। और सबसे खराब जो चल रहा है वो आसाम और मध्य प्रदेश का चल रहा है। ठीक है, तो एमएमआर की डेफिनेशन आप लोगों ने जो है वो ऑलरेडी लिखी ली होगी। 1 लाख लाइव बर्थ पे कितनी मैटरनल डेथ होती है, यानी कि कितनी माताओं की मृत्यु होती है। मैटरनल डेथ किसको कहा जाता है? कि जब प्रेगनेंसी के 42 दिन के अंदर किसी वुमेन की डेथ होती है। राइट, प्रेगनेंसी रिलेटेड कारण की वजह से। तो ये लिखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनल डेथ का मतलब है कि प्रेगनेंसी के समय महिला की डेथ हो जाए, या फिर 42 दिन पे डेथ हो जाए प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन की।
यानी कि आपने मतलब वो सिंपल शब्दों में, लेमन शब्दों में जो है मैं बताऊं आपको, तो यानी कि मिसकैरेज हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि जिसके कारण बच्चा जो है अ, उसको जो है वो कोख से जो है वो गिराना पड़ गया, वो बोलते हैं ना हम लोग, तो वो, तो उसके 42 दिन के अंदर अगर डेथ हो जाती तो भी वो एमएमआर की कैटेगरी में आएगा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। जनरली लोगों को पता होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बर्थ देते समय किसी मदर की अगर डेथ हो जाए तो एमएमआर होता है, बट नहीं, अगर टर्मिनेशन भी हो जाता है, यानी कि किसी वजह से जो है वो अबॉर्शन करवाना पड़ जाए, राइट, बच्चा गिरवाना पड़ जाए, तो उस दौरान भी उसके बाद 42 दिन के अंदर अगर माता की डेथ होती है तो भी वो एमएमआर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को 42 दिन वाला पॉइंट पता नहीं होता, जो आज से आपको पता लग गया है। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक नई चीज आपको आज पता लगी। तो पढ़ाई की तरह चीजों को मत लो, इंफॉर्मेशन गेन करने की तरह जो है वो चीजों को जब से लेना शुरू करोगे तब आपको टॉपिक्स और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। गाइस, एमएमआर हाई क्यों होता है? क्या रीजन है कि हमारी कंट्री के अंदर एमएमआर हाई हम लोग को देखने को मिलता है? तो सबसे पहली चीज तो जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो ध्यान नहीं रखा जाता माताओं का, मदर्स का, उस कारण भी ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। दूसरा, जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट, सिस्टमेटिक जेंडर इनइक्वालिटी। अच्छा, इस जेंडर इनइक्वालिटी से हाई एमएमआर का क्या लेना देना, बताओ आप मुझे। कई केसेस आपने जो है वो देखे हैं। अब ये जो टॉपिक है किससे रिलेटेड है पता है? फीमेल फीटिसाइड से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि घर में आजकल तो वैसे अवेयरनेस के कारण ये चीज जो है वो कम हो गई है, बट अभी भी एग्जिस्ट करती है कुछ गांव में, कुछ परिवारों में, कि मदर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि सन चाहिए, पुत्र चाहिए, और इलीगल तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर दिया जाता है कि पेट में जो है वो बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है, और फीमेल होती है तो उसको जो है वो अबॉर्शन करवा दिया जाता है, और इलीगल प्रैक्टिसेस के चलते कई बार मदर की डेथ हो जाती है। इसलिए वो 42 डेज का टर्मिनेशन वाला क्लॉज भी यहां पर शामिल है। आई थिंक अब आप रिलेट कर गए होंगे चीजों को। फिर पब्लिक हेल्थ सिस्टम का फेलियर भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये बात आप जानती हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि ये वजह होती हैं जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हाई होते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 3.1 इससे एसोसिएटेड है, जो टारगेट करता है कि हमें पूरे दुनिया भर के एमएमआर को 70 से नीचे रखना है 2030 तक। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अब आज की डेट में क्या मेन चुनौतियां हैं कि जिसके कारण एमएमआर कम नहीं हो पा रहा? तो पहली चीज तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है, फैमिलीज को डेंजर सिग्नल्स समझने में देर हो जाती है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अवेयरनेस की कमी है, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज के कारण लोग प्रॉपर हॉस्पिटल केयर नहीं करवाते, घर पर ही जो है वो केयर करवाया जाता है, राइट, तो वो भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी पर फोकस है वो किया रहता है। अच्छा, इसमें कई जगह पर आपने शायद सुना हो कि लोग बोलते हैं कि अरे यार हॉस्पिटल्स तो लूट रहा है, हॉस्पिटल को तो जो है वो चाहिए पैसा, और इसलिए जो है वो लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में जाकर पैसा जो है वो बर्बाद जो है वो करते रहते हैं, क्योंकि एक कल्चर जो है वो शुरू हो गया है। पहले भी तो माताएं जो है वो घर में बच्चा जो है वो डिलीवर करती थी, पर पहले मोर्टेलिटी रेट कितनी ज्यादा थी। जब आज की डेट में प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर केयर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए ना। लोग सोचते नहीं हमें तो नेचुरल घर पे ही करवाना है, हमारे यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो घर पे ही पैदा हुए हैं, बड़े प्राइड के साथ बोलते हैं, बट उसमें अगर छोटा सा भी कोई इन्फेक्शन हो गया ना, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो बच्चे और माता दोनों की जान को खतरा होता है। हॉस्पिटल्स क्यों बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों सेटअप किए गए हैं, यहां पर लोग गलतियां कर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, पहले कितनी डेथ्स होती थी, सोचिए आप, कंपैरेटिवली डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स की अगर स्पेशली हम बात करें तो क्यों कम हो रहा है? उसकी वजह है कि बेटर हाइजीन, बेटर प्रैक्टिसेस पर फोकस किया जा रहा है। आप आने वाले समय के अधिकारी बनने वाले हो, क्या आप ये एडवाइस करोगे लोगों को कि नहीं भाई घर पे ही जो है वो बच्चे करवाओ, हॉस्पिटल के चक्कर में मत पड़ो?
बिल्कुल नहीं। आप समझदार लोग हो, आपको पता है कि कितना रिस्क हो सकता है घर के अंदर। क्या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होगा? बोलेंगे नहीं पहले भी तो बच्चे पैदा होते थे घर पे, पहले नहीं होते थे क्या? अरे भाई पहले आप ये भी तो देखो, पहले डेथ्स भी तो होती थी। एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम को बर्थ दे सकता है, बोलो हाँ या ना। और आप एक सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो। आपको कॉमन मैन की तरह थिंकिंग जो है वो नहीं रखना है, आपको थिंकिंग रखना है एक समझदार व्यक्ति की तरह, कि भाई कॉम्प्लिकेशंस हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना जरूरी है। यस। तो ये चीज कई बार महिलाओं की चॉइस भी नहीं होती। देखो ये वाला थर्ड पॉइंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। वुमेन ग्रुप जो हुआ, जैसे हम लोग को आशा नेटवर्क्स जो है वो देखने को मिलते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की है, सपोर्ट जो है वो किए हैं, है ना। और इसमें कई बार महिलाओं को जो है वो चॉइस भी नहीं मिलती है, इसमें शायद नहीं लिखा है बट ठीक है, एक पॉइंट अलग से मैं आपको बताता हूं। प्रेगनेंसी की चॉइस, अपनी खुद की चॉइस कई केसेस में महिलाओं के पास नहीं होती है। एक वुमेन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है एक बेबी को बर्थ देने के लिए, फिर भी फैमिली के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, या फिर उनके हस्बैंड है उनके प्रेशर में सॉरी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और दैट इज नॉट ओनली वर्स फॉर वुमेन बट ऑल्सो फॉर चाइल्ड। वो खराब ना ही सिर्फ महिलाओं के लिए है, बच्चे के लिए भी है। उसकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो ये सोचने वाले टॉपिक है, समझने वाले टॉपिक है। ये लिखना नहीं है इन सब पॉइंट्स को, ये नॉर्मली आएगा आपके दिमाग में, बट जब आएगा जब आप सोचोगे, इस पर गंभीरता से विचार करोगे। कई बार हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो टाइम पर पहुंच नहीं पाता। दूर दराज के एरियाज हैं, जंगल एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं, रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विस खराब है। लेकिन 108 एम्बुलेंस ने हेल्प किया है, 108 एम्बुलेंस सर्विस ने जो है वो काफी सारी जगहों पर हेल्प किया है। इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सर्विस 108 हम डायल करते हैं ना एम्बुलेंस, तो इसने ऐसे मुद्दों को रिजॉल्व करने पर काम भी किया। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। फिर नेक्स्ट हम आ जाए, हॉस्पिटल गए आप, वहां पर स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है, ब्लड नहीं है ब्लड बैंक्स में, ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं है टाइम पर। इन सब डिले की वजह से भी ज्यादातर फर्टालिटी हम लोग को देखने को मिलती है, मृत्यु हम लोग को देखने को मिलती है। समझ रहे हो आप? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर जो है वो नहीं है। 5,490 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर मात्र 2800 या 2900 के आसपास मान लो, 2850 के आसपास मान लो आप फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है। सोचिए आप, 66% से ज्यादा स्पेशलिस्ट वैकेंसी जो है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स पे हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि अफेक्ट कर देती हैं। भाई आप डॉक्टर के पास जो है वो जाओगे, यानी कि हॉस्पिटल आप जाओगे, तो सबसे पहली चीज आपका चेकअप होना जरूरी है। वो चेकअप यूनिटी या चेकअप करने वाला स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे फिर आगे फर्दर प्रोसीजर जो है वो बढ़ेगा। यस। कॉमन कारण हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करें, लिखने की जरूरत नहीं है। मेजर रीजंस क्या है आप समझ ही चुके हो। डिलीवरी के बाद कई बार ब्लीडिंग रुकती नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। चाहो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, ये लीडिंग मेडिकल कॉजेस, ऐसा लिखो आप, ये बिल्कुल एज इट इज लिखो। प्रमुख चिकित्सकीय कारण, पहला ये कारण लिख लो आप। और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में भी लिखिएगा, प्लस ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें होता क्या, सिंपल लिख लो, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रुकती नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, ये वाला पॉइंट है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जो कुपोषित महिलाएं जो होती है ना, ऐसा लिखो माल नरिश्ड मदर, यहां पे जैसे लिखा है ना माल नरिश्ड मदर, जो कुपोषित महिलाएं या कुपोषित माताएं का पेल्विक साइज जो है वो छोटा होता है, राइट। जो पेल्विस जिसको हम लोग जो है बोलते हैं ना, तो वो साइज जो है उनका छोटा होता है, जिसके कारण बहुत पेन और फिर
आप कहते हैं कि ये जो लिखा ना यूट्रीन रप्चर, इसका सामना जो है वो फेस करना पड़ता है। देखो लिखा हुआ है गर्भाशय फटने की आशंका जो है वो बढ़ जाती है, तो वो बहुत पेनफुल होता है ना, लीड टू डेथ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट लिखो आप हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, ब्रैकेट में लिख लेना हाई ब्लड प्रेशर का डिसऑर्डर, हाई बीपी का डिसऑर्डर। कई बार सदमा आ जाता है, हाई बीपी के कारण झटके पड़ने लगते हैं, झटके बोलते हैं ना हम लोग, दौरे दौरे पड़ने लगते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं, या फिर हाई बीपी के कारण सडन डेथ भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट अनसेफ एबॉर्शन, अनसेफ एबॉर्शन, पहले लिखो अनसेफ अबॉर्शन, अनसेफ अबॉर्शन। इसके ब्रैकेट में लिख लो इन्फेक्शन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इन्फेक्शंस बढ़ने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है ना कई केसेस में। नेक्स्ट जो है वो लिखो आप कोमोर्बिडिटीज, कोमोर्बिडिटीज कई बार इसी स्टेज में प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान टीबी, मलेरिया और भी काफी सारी चीजें होने की संभावना होती है ना। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब सरकार के कुछ इनिशिएटिव लिख लो एमएमआर को रोकने के लिए। सरकार के इनिशिएटिव सिर्फ नाम लिखना, जनानी सुरक्षा योजना, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स को ऑपरेट करवाना, ये वाला मत लिखो आप। मैटरनल डेथ रिव्यूज, इस पर जो है वो काम किया जा रहा है, बस इतना लिख लो, स्कीम्स और रिव्यू। जनानी सुरक्षा योजना, फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो दिया जा रहा है डिलीवरी के लिए, कि जिससे महिला अपने हेल्थ पर जो है वो ध्यान दे सके, है ना, मेंटल स्ट्रेस उनको ना हो फाइनेंस से रिलेटेड। जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो फ्री डिलीवरी ट्रांसपोर्ट टेस्टिंग का प्रोग्राम है। मैटरनल डेथ रिव्यू जो है वो हर डेथ का ऑडिट मैंडेटरी है, कि किसी की भी डेथ हो रही है तो उसको मैंडेटरी मेंशन करो कि किस कारणवश हुई है, मेन कॉज क्या है डेथ का, जिससे और बेहतर तरीके से हम इन फ्यूचर पॉलिसी जो है वो बना सके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कॉन्फिडेंशियल रिव्यू, मेंटल हेल्थ भी जो है वो इसके अंदर कवर होता है। ये केरल कॉन्फिडेंशियल रिव्यू मॉडल के अंदर केरल जो है वो हर एक डेथ जो होती है उसको डिटेल में रिव्यू करता है, जिससे कि हम हमारा जो केरल का जो स्टेट का सिस्टमैटिक फेलियर है उसको वो देख सके और उस पर फिर काम कर सके कि हम क्या करें जिससे कि डेथ को रोका जा सके। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। दैट्स इट। रियल टाइम ट्रैकिंग करो और बेहतर सर्विसेज पर फोकस करो और बेहतर डेटा जो है वो लाने पर प्रयास करो। अब मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ हमारा एमएमआर अभी लेटेस्ट जो आया है 21 तक का वो कितना है, जल्दी कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। क्लियर? तो ये टॉपिक है गाइस पूरा ओवरऑल, थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान में रखना है। 93 पर 1 लाख लाइव बर्थ, होपफुली आपने लिख लिया होगा। ये इंडिया का एमएमआर है 2019 से 2021 के टाइम पीरियड का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी बता दो कमेंट बॉक्स पे लिखकर। ये एक और पॉइंट था जो मैंने आपको बोला था लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक सुनने वाला टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको शायद याद हो, कुछ समय पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है वो ला रहा है बैटरी पासपोर्ट सिस्टम। जिसको नहीं पता वो ये वाला पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, बैटरी पासपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ईवीज के लिए। एक क्यूआर कोड है जिसमें बैटरी की पूरी कहानी लिखी होगी, लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता। ये हालांकि टॉपिक मेरे ख्याल से आपको याद हो तो 15 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था सेम टॉपिक, कि इंडिया जो है वो एक क्यूआर कोड जो है वो लेकर आ रहा है, एक क्यूआर कोड जिसमें बैटरी की हर एक बैटरी की पूरी डिटेल्स लिखी होगी। क्योंकि बैटरी फटने के केसेस आपने देखे होंगे ना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आग जो है वो लग गई, क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ, उस बैटरी की प्रॉपर टाइम पर सर्विस नहीं हुई या कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उसकी पूरी जानकारी एक बैटरी से रिलेटेड उसके क्यूआर कोड पे जो है वो मेंशन होगी। तो इंडिया जल्दी इस इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज के लिए बैटरी पासपोर्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। हर बैटरी की एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी होगी क्यूआर कोड के फॉर्म में। इसमें बैटरी का ओरिजिन होगा। अच्छा लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिख लो आप क्या क्या चीजें जो है वो इसमें शामिल होंगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल होंगी। तो ये पूरे पॉइंट्स लिख लेना।
बैटरी का ओरिजिन होगा, बैटरी में केमिकल कंपोजिशन, ये कंपोजिशन सिर्फ लिखा है, उसकी जगह लिख लो केमिकल कंपोजिशन, कि क्या केमिकल डाला उस बैटरी के अंदर। कार्बन फुटप्रिंट इसके अंदर होगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो कार्बन फुटप्रिंट। जितने मैं आपको बता रहा हूं उतने पॉइंट्स लिखो, बस ये सब पूरे लिखने की जरूरत नहीं। कार्बन फुटप्रिंट कि कितनी उस बैटरी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है। फिर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब कुछ इसके अंदर क्यूआर कोड को स्कैन करके मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, इसको कौन जो है वो लीड कर रहा है, तो नीति आयोग। नीति आयोग के अंडर ये पूरी चीज की जा रही है और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज मिलकर इस पूरे ढांचे को तैयार कर रहे हैं, बैटरी पासपोर्ट के ढांचे को। लीडिंग एजेंसी जो है वो नीति आयोग है। यूरोपियन यूनियन 2023 बैटरी रेगुलेशन से फरवरी 2027 से मैंडेटरी बनेगा ये, यानी कि ये हमें इंस्पिरेशन जो है वो किसने दी, नेक्स्ट लाइन में ये लिख लेना आप। ये बैटरी पासपोर्ट का कंसेप्ट कहां से आया, तो यूरोपियन यूनियन के 2023 बैटरी रेगुलेशन से हमने उठाया है। और फरवरी 2027 से बैटरीज जो है जिनकी कैपेसिटी 2 किलोवाट आवर की होगी या उससे ज्यादा होगी, तो उसमें ये बैटरी पासपोर्ट्स नजर आएंगे। लिख लेना ये वाला पॉइंट भी, क्वेश्चन आ सकता है कि बैटरी पासपोर्ट का कंसेप्ट हम कहां से उठा के लाए हैं, तो यूरोपियन यूनियन के बैटरी रेगुलेशन 2023 बैटरी रेगुलेशन से जो है वो लेकर आए हैं। तो क्या है आपको समझ में आ गया। तो एक डिजिटल आईडी कार्ड है भैया ये बैटरी पासपोर्ट, ये बिल्कुल आधार जैसा ही समझ लो इसको आप, कि ये आधार कार्ड है बैटरी का। अगर ये भी आ सकता है कि बैटरी का क्या कोई आधार कार्ड है, तो यस यही है वो, उसको बैटरी का आधार कार्ड भी कहा जा रहा है। हर बैटरी पे क्यूआर कोड होगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी उसके मटेरियल की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कहां से उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, कब किया गया, वो सब कुछ चीज मतलब बैटरी से रिलेटेड, कि उसकी कितने समय तक आप इस बैटरी को चला सकते हो, उसकी एंड लाइफ साइकिल क्या है। होता है ना कई बार भाई बैटरी की साइकिल लाइफ साइकिल खत्म हो गई फिर भी घिस रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं धोखा तो देगी ना यार, फटेगी। तो यही गलतियां हैं। तो क्यों हम लोग इस चीज को लेकर आए, क्या क्यों आवश्यकता है, तो मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने खुद देखे काफी सारे वीडियोस। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स और कार में आग लग गई है ना, बैटरी में मिक्स सेल्स यूज किए जा रहे थे, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग ईयर्स वाली बैटरी में, है ना। कब एक बैटरी पुरानी एक बैटरी नहीं, भाई ये क्या है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट तो होगा ही होगा। और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, यानी कि हम आपको बैटरी एक्सचेंज करानी है तो ये बहुत जरूरी है। और आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय होने वाला है, तो हमें अभी से इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव इंडिया के ईवी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में भी आसानी से हमारी गाड़ियां जो है वो जा सकेंगी। तो इस पे फोकस हमारा ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट भी हमारा जो है वो डेवलप हो सके। बस ये चीज बस बार बार इन्होंने रिपीट कर दी है पूरे फॉर्म में, कि हर बैटरी का क्यूआर कोड, यूनिक आईडी होगी, बैच नंबर होगा, परफॉर्मेंस डेटा होगा, कार्बन डेटा होगा, अनेक चीज होंगी इसके अंदर। बैटरी साइकिल ट्रैक कर सकते हो आप, कि माइनिंग से लेकर जब से वो बैटरी बनी है तब से लेकर अभी तक उसकी क्या परफॉर्मेंस है, पूरी चीज पता लग जाएगी क्यूआर कोड को स्कैन करके। सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस होगा इसके अंदर, फॉल्ट सेल्स जो है वो डिटेक्ट होंगे, परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैक होगा। तो ये पूरी चीज इसके अंदर जो है वो लिखी हुई है, देखो ये सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस है ना। रेगुलेटरी बेनिफिट्स भी होगा, यूरोपियन यूनियन जैसे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स जो है वो उसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के साथ भी इसको अलाइन किया जा रहा है, यानी कि जो इस पर काम करेंगे तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी इससे प्रमोट होगी, कि रीयूज और रिसाइकल पर जो है वो काम करो। ठीक है, तो इससे फायदा जो है वो मेक इन इंडिया कंसेप्ट को मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वालिटी और सेफ्टी जो है वो स्टैंडर्डाइज होगी, इससे हमें फायदा होगा एक्सपोर्ट में, है ना। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जब आएगी तब ये पासपोर्ट रियल टाइम चेक में हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे आगे चल के हम लोग बैटरी एक्सचेंज भी करेंगे ना, यानी कि जिन लोग को एक और बैटरी लगानी है, जैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर भी खुद बैटरी लगती है ना कार के अंदर, तो होता है एक सिस्टम कि भाई पुरानी बैटरी तो नई बैटरी जो है वो कुछ पैसे देकर जो है वो ले लो, और पुरानी बैटरी जो होगी वो रिसाइकिल कर दी जाएगी या रीयूज के लिए जो है बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी। तो रिसाइकलिंग, रीयूज और एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी के साथ जो है वो ये बैटरी पासपोर्ट स्कीम हमें देखने को मिल रही है, यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी को जो है वो जन्म दे रही है, बस और कुछ नहीं है। दैट्स इट, क्लियर। तो नीति आयोग का ये फ्रेमवर्क है, वो थोड़ा सा बस ध्यान में रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। दैट्स इट। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोचो बिना प्रॉपर्टी खरीदे या बिजनेस में पैसा लगाए
आपको यूएई का लाइफ टाइम वीजा मिल जाए तो कैसा होगा? अभी तक आपने सुना होगा गोल्डन वीजा स्कीम में 5 करोड़ रुपए की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉपर्टी पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। अब यूएई ने लॉन्च कर दिया है एक नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम, स्पेशली इंडियंस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। समझिए आप, यूएई ने अब एक नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा लॉन्च किया, इन्वेस्टमेंट बेस्ड नहीं। पहले इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता था, याद हो आपको, तो ये पॉइंट लिख लो आप कि यूएई का एक नया नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम है, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन वीजा की योजना यूएई ने शुरू करी है, नोट डाउन। इंडियंस और बांग्लादेशीज को लाइफ टाइम रेसिडेंसी मिल जाएगी कि आप आकर वहां पर रुक सकते हो लाइफ टाइम। देखो लिखा है, ये ऑफर कर रही है, ब्रैकेट में लिखना लाइफ टाइम रेसिडेंसी किसको? इंडियन और बांग्लादेश को। भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों को आजीवन निवास का अवसर इसमें मिलेगा कि जाकर वो रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। आपको अलग से प्रॉपर्टी, इसमें भी एक ये वाली पॉइंट भी लिखी लो कि आपको प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये शिफ्ट है इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल से मेरिट और वैल्यू बेस्ड सिलेक्शन पर। इसका लिंक है 2022 के इंडिया यूएई सीईपीए एग्रीमेंट के साथ, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भी लिख लेना, 2022 में इंडिया और यूएई के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था और उसी का रिजल्ट ये है कि अब इन्वेस्टमेंट बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम्स को हटाकर नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम लाई गई है। अच्छा, पहले 3 महीने में 5,000 से ज्यादा इंडियन एप्लीकेशंस एक्सपेक्टेड है, यानी कि अभी रोल आउट होने में 5,000 से ज्यादा इंडियन जो है वो वीजा फाइल करेंगे, गोल्डन वीजा ये वाला। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे अभी कि यार ये किस तरीके का वीजा दे रहा है, क्या ये सभी के लिए अवेलेबल होगा? अब आप सोचो ये क्यों कर रहा है यूएई। यूएई को अब चाहिए प्रोफेशनल्स लोग। होता है कई बार इंसान के पास टैलेंट है बट पैसा नहीं है ना? तो अब यूएई बोल रहा है कि भाई टैलेंटेड लोग आ जाओ, पैसे की चिंता मत करो, हमारे पास रहो, हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करो। तो दिस इज द पॉइंट। अब देखो यूएई का गोल्डन वीजा क्या है, तो बुलेट पॉइंट्स में लिखो। यूएई गोल्डन वीजा आपने लिख ही लिया होगा, एक एरो बना दो बस। लिखो लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीजा, पहला पॉइंट लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीजा। दीर्घकालिक निवास वीजा। दूसरा पॉइंट, नो लोकल स्पॉन्सर्स रिक्वायर्ड। पहले क्या होता था कि भाई कोई लोकलाइट जानना चाहिए, यानी कि यूएई में रहने वाला कोई व्यक्ति, यूएई का कोई सिटीजन, वो गारंटी दे फॉरेनर को या इंडियन को कि हाँ भाई ये मैं इसका गारंटर हूं। बट अब इसमें ऐसा नहीं है, कोई लोकल स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यूएई में काम, पढ़ाई या बिजनेस कर सकते हैं, वो भी फ्रीली। फायदे क्या है? फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर कर सकते हो, यानी कि आप पहुंच गए एक बार यूएई, आप अपने फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर कर लो, उनको बुलवा लो। अनलिमिटेड डोमेस्टिक स्टाफ रख सकते हो वहां जाकर, अगर आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हो तो और उस कंपनी में आपको इंडियन चाहिए अपने दोस्त भाई, यार क्या हो भाई मेरी कंपनी में आके काम करो, तो आप बुलवा सकते हो। 6 महीने से ज्यादा यूएई के बाहर रहने पे भी वीजा वैलिड होगा, यानी कि आप वापस इंडिया आ गए या आप दूसरी कंट्री चले गए यूएई छोड़ के 6 महीने या उससे ज्यादा, तो भी आपका स्टेटस जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। पहले जो था ये ऐसा होता था कि सिर्फ रियल एस्टेट या बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे ही यूएई इनवाइट करता था। अब ये बोल रहा है कि भाई हमें तो चाहिए हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो आए और अलग अलग क्षेत्र में जो है वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हो सकता है कि लोगों के पास स्किल्स है बट पैसा नहीं है। तो अब यूएई बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई, है अब सिर्फ पैसे से मतलब नहीं, हमें भैया डेवलपमेंट चाहिए। समझ रहे हो आप? तो अब हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी ये वीजा अवेलेबल हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है यूएई का तो आप समझ ही चुके हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टैलेंट को ये अट्रैक्ट कर रहा है, कल्चर, साइंस, इनोवेशन, फाइनेंस, इन सब फील्ड में। यूएई को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है। यूएई चाह रहा है कि हमारे पास नॉलेज वाले लोग आए, राइट? सिर्फ पैसा देकर रहने के लिए हम वो नहीं कर रहे हैं कि अब सिर्फ हमें पैसा नहीं चाहिए, अब हमें नॉलेज चाहिए, बिकॉज नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है। इंडिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ, थर्ड पॉइंट देखो आप, इसके थ्रू रिलेशंस और डेवलप हो गए।
नॉन ऑयल डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करना, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आए, रिसर्च लेकर आए, क्योंकि वो सिर्फ ऑयल का धंधा करता था यूएई, अब बोल रहा है कि नहीं भाई अब हम दूसरी चीजों पर भी काम करेंगे, है ना। तो इसलिए यूएई का ये गोल्डन वीजा जो है वो लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि कौन ले सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अब पॉइंट वाइज लिखो, एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन। जिनके पास प्रोफेशनल मेरिट, सोशल वैल्यू और यूएई के लिए कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल हो। समझ रहे हो आप? ये पहली चीज तो इंडिया बांग्लादेश के लिए है, ये चीज आपने ऊपर लिख ली है। और कौन लोग हो सकते हैं? जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सोसाइटी में यूएई के कंट्रीब्यूट कर सके, और जिन लोगों के थ्रू यूएई को लगे कि हाँ यार ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसमें एक व्यक्ति को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ना प्रॉपर्टी में ना बिजनेस में, ये आप लिख चुके हो। बट एक फीस लगेगी करीब 23,30,000 के आसपास की, एक वन टाइम फीस इसके अंदर है भैया, है ना। कि मतलब कम से कम एक व्यक्ति को जो है वो 23,30,000 रुपए तो फीस के तौर पर देने पड़ेंगे इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए, है ना। 23 लाख भी बड़ी रकम होती है भाई, बट ऑब्वियसली बात है 5 करोड़ से तो बहुत ही कम है कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट की बात करें यूएई के। ठीक है, इसमें आप अपने फैमिली को ले आ सकते हो, अपने स्टाफ को जो है वो अपने साथ रख सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैकग्राउंड चेक जरूर होगा, ये देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति जो आ रहा है यूएई के अंदर कोई क्रिमिनल ना हो, है ना। सोशल मीडिया पे उसकी एक्टिविटी पूरी देखी जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये चेक किया जाएगा। फिर फाइनल डिसीजन यूएई की अथॉरिटी लेंगे कि हाँ भाई हम इसको रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। तो जो भी प्रोफेशनल्स लोग हैं जो यूएई जाकर काम करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। 23,30,000 रुपए फीस लगेगी भैया, अप्रूव हो जाए तो पहुंच जाओगे दिल यूएई। बट आपको जाने की जरूरत नहीं, आप तो इंडियंस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी कंट्री में जाके उनकी जीडीपी पे कंट्रीब्यूट क्यों करवाना, जब हम अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सक्षम हो। पहले ये होता था कि यूएई के अंदर एक, ये देखो आप ये वाला पॉइंट पढ़ो, कोई इंडियन को अगर यूएई जाना रहता था ना तो पहले चाहो तो लिख सकते हो 4,66,00,000, लगभग 4.5 करोड़ 5 करोड़ के बीच में, इतना अमाउंट जो है वो देना पड़ता था इंडियन सिटीजन्स को अगर उसको यूएई का गोल्डन वीजा चाहिए। अब जिन लोग के पास पैसा नहीं है बट स्किल्स है, उन लोग के लिए अब चीजें आसान कर दी है यूएई ने, है ना। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, क्रिएटिव आर्ट्स की फील्ड में इनवाइट जो है वो किया जा रहा है। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये 2 मिलियन इन्वेस्टमेंट वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया ना, ये वाला, ये अभी स्कीम जो है वो चल रही है। ये लिखने की जरूरत नहीं पुराने वाले, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए भी होता है 5 साल का वीजा। अगर किसी स्टूडेंट के पास मिनिमम 95% मार्क्स हैं तो उसको भी यूएई अपने पास बुला लेता है। बट अब तो इस नई वाली टैलेंटेड लोगों के लिए वीजा स्कीम लेकर आया, बस ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए, सोचो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल गया लेकिन स्कॉलरशिप के फंड रिलीज ना हो। फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है और जो स्कॉलरशिप जो आपने जीती है उसकी वहां से पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? एग्जैक्टली यही हुआ। 66 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के अंडर एग्जैक्ट ये हुआ। 66 स्टूडेंट, देखो लिखा है 66 कैंडिडेट्स विल बी इशूड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। सोचिए, स्कॉलरशिप मिल गई है बट मिनिस्ट्री ये कह रही है कि भैया हमारे पास फंड होगा तब बाहर चले जाना, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। आओ समझते हैं पूरे टॉपिक को। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने 2025-26 के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में 106 स्टूडेंट सेलेक्ट किए। पहला पॉइंट, लिखने की जरूरत नहीं, समझो बस। फिर लेकिन सिर्फ 40 को ही जाने का अवार्ड मिला, मतलब लेटर मिला कि हाँ आप जा सकते हो। सोचो आप, 106 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और भेज रहे हैं सिर्फ 40 को, बचे हुए 66 कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ने रीजन, यानी कि 66 स्टूडेंट्स के पास आ गया है बाहर की यूनिवर्सिटी से ज्वाइनिंग लेटर,
बट जाने के लिए पैसा लगेगा, फीस लगेगी। मिनिस्ट्री बोलती कि हमारे पास पैसा होगा तब फीस दे देंगे, वरना बैठे रहो, अभी वेट करो। फंड्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर भेजा जाएगा। पता है आपको 125 स्कॉलरशिप हर साल की कैपिंग होती है, लेकिन बजट कम होने की वजह से बच्चे जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे। तो भाई पहले आप फंड की व्यवस्था करो किसी की। आप विश्वास को तो मत तोड़ो। आप सोचो वो 66 बच्चे, उन पे क्या बीत रही होगी कि यार हमारे पास फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑफर भी आ गया, हमें सेलेक्ट भी कर लिया गया, उसके बावजूद हमें नहीं भेजा जा। दिस इज वेरी रॉन्ग। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। लिख लो, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। मुद्दा आपको समझ में आ गया ना कि फंड्स की वजह से बेचारे बच्चों को भेजा नहीं जा रहा। तो ये न्यूज थी, बट न्यूज नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम पहला पॉइंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, लिख लेना, कमजोर समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको फॉरेन मास्टर्स और पीएचडी स्टडी के लिए सपोर्ट देना। क्योंकि ओवरसीज है ना, ओवरसीज फॉरेन, उनको सपोर्ट देना कि वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सके फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन जाकर, फॉरेन यूनिवर्सिटी में। ऑब्जेक्टिव ये था कि शेड्यूल कास्ट, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, लैंडलेस लेबरर्स, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस, इनके जो बच्चे हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, यानी कि लिख लो आप, टारगेटेड बेनिफिशियरी, ज्यादातर फोकस इन लोगों पे किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और पिछड़े हैं। उनके बच्चे जो है वो अगर टैलेंटेड है तो वो आगे जा सकें। क्या एलिजिबिलिटी है? किसी को अगर इस स्कीम का हिस्सा बनना है तो उसको मास्टर्स के लिए 60% अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री, यानी कि अगर किसी को मास्टर्स करने बाहर जाना है जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है वो बैचलर डिग्री जो है वो चाहिए जिसमें एटलीस्ट 60% उनके मार्क्स हो, यानी कि उनके ग्रेजुएशन जो है वो 60% से कंप्लीटेड हो। अगर पीएचडी के लिए किसी को जो है वो जाना है तो मास्टर डिग्री उसने कर रखी हो, एटलीस्ट 60% उसके वो रिजल्ट हो। एज होनी चाहिए 35 से नीचे की। फैमिली इनकम होनी चाहिए, ये लिख लेना भैया, ये पॉइंट जितने बता रहा हूं वो लिखिएगा। फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और एडमिशन उनका, यानी कि उनके पास जो है वो एडमिशन लेटर आ जाना चाहिए क्यूएस टॉप 500 रैंक फॉरेन यूनिवर्सिटी का, है ना, उसको इन यूनिवर्सिटी से जो है वो एडमिशन लेटर आ जाना चाहिए। एक फैमिली से मैक्सिमम 2 बच्चे जो है वो जा सकते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि कोई अगर ऑलरेडी बाहर अब्रॉड में पढ़ रहा है तो फिर थोड़ा ना उसको या उसकी फैमिली में से किसी को दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सक्षम है। तो जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। अब 125 स्कॉलरशिप का स्लॉट है इन लोगों का। टोटल 125 स्कॉलरशिप एक साल में दी जाती है, बस इतना लिख लो, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं कि शेड्यूल कास्ट को कितनी दी जाती है, डी नोटिफाइड ट्राइब को कितनी, है ना, लेबरर्स आर्टिशियंस को कितनी। ठीक है। राउंड 1 जो होता है इसका, उसमें क्यूएस टॉप 500 यूनिवर्सिटीज वालों को पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है, फिर राउंड 2 के अंदर बच गए अगर स्लॉट्स तो दूसरे टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस में बच्चों के एडमिशंस के लिए वो किया जाता है। ठीक है। एक स्टेट से मैक्सिमम 10% कोटा ही है बस, यानी कि एक स्टेट से 10% ज्यादा बच्चों को नहीं लेंगे ये लोग। अब यही है इशू कि भैया देखो, अब 40 बच्चों को जो है वो एडमिशन लेटर आ गया और उनको जाने की अनुमति दे दी गई। बाकी 66 बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं कि हमें सेलेक्ट करने के बाद भी जाने नहीं दिया जा रहा। स्टूडेंट्स का वीजा, एडमिशन, डेडलाइन सब पेंडिंग है, क्योंकि टाइम पर पहुंचेंगे नहीं तो खत्म, फिर अगले साल आओ। और पैसा नहीं है, पैसे नहीं होने के कारण नहीं भेजा जा रहा। तो देखो बच्चों की जो है वो कितनी वो की गई है, आस्था के साथ, होप के साथ, विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है सरकार ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। या तो पहले अपने बजट को क्लैरिटी रखो, फिर उसके बाद जो है वो चीजें डिसाइड करो करना है नहीं करना है ना। बात बिल्कुल वैसी ही हो गई
कि आपको बोला कि ये दिलाएंगे भैया, और जिस दिन टाइम आया दिलाने का उस दिन मना कर दिया कि भाई नहीं दिला पाएंगे। ऐसा मत करो यार। मतलब पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं बच्चों को कि बेटा तू पास हो जा, बाइक आ जाएगी। बेचारा बच्चा मेहनत करके पास हो जाता है, और जब बोलता है पापा पास हो गए बाइक दिलवाओ, पापा जवाब नहीं देते, चुप बैठे रहता है। होता कई बार पापा कुछ टास्क देते हैं कि ये कर लोगे ना बेटा तो ऐसा हो जाएगा, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है फिर पापा से बात कब आएगी, पापा पेपर पढ़ रहे हैं भाई, कुछ नहीं बोल रहे, पेपर पढ़ा जा रहा है बस। कई बार होता है ऐसा, मेरे साथ भी कई बार होता है, बट हाँ बाइक वाला केस में नहीं। बाकी दूसरी केस में पापा से बोलते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऐसा हो जाए, फिर ऐसा ऐसा करोगे, अच्छा ये बोल रहा हूँ ये कर लोगे, कोई जवाब नहीं, साइलेंट। ऐसा गुस्सा आता है ना फिर कि कुछ बोल रहा हूं मैं भाई, रिप्लाई तो कर दो हाँ या ना में, कुछ नहीं, ना 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 ना, इंसान बेचारा पागल हो जाए। बस दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन क्लाइमेट टॉक्स। यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट मीटिंग हुई है जर्मनी की बॉन सिटी में, लिख लो भैया, बॉन क्लाइमेट टॉक्स 2025। बॉन जर्मनी, ऑब्वियस ही बात है, ब्रैकेट में जर्मनी लिख दो। तो आओ समझेंगे इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से। तो बॉन क्लाइमेट टॉक्स 2025, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी मिड ईयर सब्सिडरी बॉडीज की मीटिंग थी, राइट। यानी कि इसकी और जितनी बॉडीज हैं, मतलब ये बॉन क्लाइमेट टॉक्स जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो ब्राजील के अंदर बेलिम में होगी, ये लिख लेना भैया, क्वेश्चन ये आ सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहां पे होगी, बेलिम ब्राजील में। उससे पहले ये एक छोटी सी मीटिंग करते हैं साल के बीच में, जिसमें बात करते हैं कि भाई हम इस जो सबमिट होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी 30, उसमें क्या एजेंडा उठाएंगे, क्या बातचीत करेंगे, है ना, तो वो सब चीजें। बट अभी जो ये बातचीत हुई है इसमें कोई भी ज्यादा कोई फायदेमंद ऐसी कोई चीज हुई नहीं। क्लाइमेट फाइनेंस से लेकर, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, इक्विटी को लेकर, अडॉप्शन मैट्रिक्स को लेकर डिसएग्रीमेंट है। यानी कि अभी तक इसका आउटकम कुछ निकला नहीं है इस मीटिंग का अच्छा, है ना। आपको बता दें 9000 इंडिकेटर में से 490 को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है एडाप्टेशन प्रोग्रेस मेजर करने के लिए। सिंपल शब्दों को मैं आपको समझाऊं तो आज की डेट में देखो, हम लोग मिटिगेशन से अडाप्टेशन पे आ गए, ये बात पता है ना आप लोगों को। भाई क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए पहले हम क्या कर रहे थे कि पोल्यूशन कम करो, ये सब चीजें कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं नो डाउट। बट आज हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं एडाप्टेशन के ऊपर कि चलो ठीक है यार, जो चीज बिगड़ गई है अब वो तो इरिवर्सिबल है, हमने इतना नुकसान कर दिया है कि उस नुकसान की भरपाई हो नहीं सकती, तो इट्स बेटर कि जैसा है उसमें हम लोग रहना सीख जाए। जैसे होता है ना कि क्लाइमेट चेंज हो गया है तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स पर काम करो, जैसे मिलेट्स। हमें पता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण साइक्लोन्स आएंगे, तो ऐसे घर बनाओ जो साइक्लोन्स को झेल सकें, एडाप्टेशन कि उस स्थिति में अपने आप को ढालने की कोशिश करो। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है। इंडिया जो है, इंडिया का एक स्टैंड ये है, सेकंड पॉइंट देखो आप, इंडिया ने बोला है कि भाई हमें एक यूनिफॉर्म, आप ग्लोबल बेंचमार्क मत लेके आओ, यानी कि आप पूरी कंट्री, सभी कंट्रीज के लिए एक सिंगल रूल मत लाओ भाई। हर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फ्लेक्सिबल और लोकलाइज्ड इंडिकेटर्स रखो, जिससे कि वो कंट्री का मेजर हम कर सके कि कितना वो क्लाइमेट चेंज के लिए अडॉप्ट कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि हर एक कंट्री के स्टैंडर्ड्स अलग है, एनवायरमेंट अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। जापान, ऑस्ट्रेलिया ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को इन्होंने अपोज है वो कर दिया, क्योंकि डिमांड यही है कि डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को है वो फंडिंग प्रोवाइड कराएं, जो वो नहीं कराने पर फोकस कर रही है। तो कुछ नहीं है, हालांकि इस टॉपिक के अंदर कोई ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, वही पुरानी वही सब चीजें कि भाई देखो, एक एक प्रोग्राम है, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जिससे 1.5 डिग्री सेल्सियस के क्लाइमेट गोल को अचीव किया जाए, पेरिस क्लाइमेट डील याद आ रही है उसको। कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। लॉस एंड डैमेजेस प्रोग्रेस जो है वो की जा रही है कि लॉस और डैमेजेस जो हो रहे हैं ना, उसको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के साथ शामिल करो कि एक कंट्री के अंदर कितना नुकसान हो रहा है, उसको भी जो है वो बताओ, एक कंट्री बताए अपनी रिपोर्ट में। आपको बता रहा हूँ आईएनडीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। सेंटियागो नेटवर्क,
आज आप ये पढ़ेंगे, आपका टास्क है छोटा सा, एनवायरमेंट में पढ़ाया जाता है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है गाइस इसके अंदर। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी भी इश्यूज हैं। कुछ कुछ ही लोगों ने क्लाइमेट चेंज में ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज जो हुई थी पहले, बट उसकी चपेट में स्मॉल आइलैंड कंट्रीज भी जो आ गई हैं, आपको ऑलरेडी पता है। SIDS बोलते हैं ना हम लोग, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो ये चीजें, तो ये एनवायरमेंट का एक फर्जी सा टॉपिक था, बस ये ध्यान में रखना कि ये जो सबमिट थी, ये क्या नाम था इसका, बॉन 2025, राइट, तो ये UNFCCC की मिड ईयर सेशन होता है ये। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे कहां पर होने वाली है। अब ये एक ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया भैया, वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, लिख लो इसका नाम। क्वेश्चन आएगा कहां पर इसकी लोकेशन है, तो वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो है ये लिख लो पूरा। सैरो पैचॉन, ये चिलियन एंडीज पे हम लोग को वो देखने को मिलती है, एंडीज माउंटेन्स रेंज पता होगा आपको, 8,684 फीट की ऊंचाई पर है ये। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है 3200 मेगापिक्सल का, लिख लेना भैया। 1000 फोटो जो है वो एक रात में खींच लेता है। पूरे सदर्न स्काई को जो है वो हर 3 दिन में उसकी मैपिंग बना देता है, साउथ के स्काई को। इंडीज में है भाई, तो ऑब्वियस बात है साउथ के स्काई को करेगा, नॉर्थ में थोड़ा करेगा, साउथ अमेरिका में। डार्क वेब से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, डार्क वेब, डीप वेब, याद आ रहा है, कुछ बातें चलती होंगी। डार्क वेब उपयोग करता है, अरे टॉर ब्राउजर, वो क्या बोलते हैं उसको, ओनियन, वैसा उसका लोगो होता है, प्याज जैसा, टॉर ब्राउजर का। कोई डाउनलोड मत करना, अभी आप लोग के लिए काम का नहीं है ये, जब आप अधिकारी बनोगे तब आपके लिए शायद काम का हो सकता है आगे चल के। डार्क वेब आपको पता है ना, डार्क वेब डीप वेब में पूरी इलीगल एक्टिविटीज वगैरह जो है वो होती रहती है। इसके डोमेन जो है वो एंड होते हैं .onion से। नॉर्मल सर्च इंजन में नहीं मिलेंगे आपको ये, और आप डार्क वेब को नॉर्मल सर्च इंजन से ओपन भी नहीं कर सकते हो, टॉर ब्राउजर से ही ओपन कर सकते हो। जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर होता है ना, वैसे ही इनका टॉर ब्राउजर होता है, ठीक है। यार पूरी चीज, यार ये डार्क नेट के मार्केट में हर एक चीज बिकती है, जितनी भी इलीगल चीज सोच सकते हो ना, आपको हर एक चीज जो है वो बिकती है। लेवल 4 वेंडर जो है वो हाईली ट्रस्टेड सेलर्स होते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और क्वालिटी होती है। किसी को जान से मारने की भी कॉन्ट्रैक्ट इसमें दे दिए जाते हैं, पता होगा आपको। सिर्फ पिक्चरों में जिस चीज बताई जाती है वो ऐसा ऐसा नहीं कि नकली है, असली है भैया। बहुत इलीगल एक्टिविटीज होती है, चाइल्ड पॉर्न, सब कुछ, बहुत जितने भी गलत कर्म है वो सब इसमें दिखाई देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पूरा जो इंटरनेट जो है, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा आइसबर्ग जो है वो ऊपर दिखाई देता है, बट उसके नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। तो इंटरनेट जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो छोटा सा बाहर निकला हुआ वो आइस का पहाड़ का वो है, टिप है, और नीचे बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो डीप वेब डार्क वेब में से ही बना हुआ है। ये लिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यही अपना बैटरी पासपोर्ट इनिशिएटिव के बारे में हमने बात करी थी ना, इस स्कीम के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और कुछ टॉपिक्स हैं अपने ये जुलाई मंथ के, तो वो संडे वाले दिन मैं कैप्चर जो है वो कर लूंगा, अभी वी डोंट हैव एनफ टाइम। तो चलिए साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।